ये कहानी शुरू होती है एक रिच फैमिली के एल्डेस्ट बेटे से, जिसके लिए लग्जरी, पावर और हैंडसम लुक्स स्कूल में बिल्कुल नॉर्मल बात थी। सब कुछ उसके कंट्रोल में था। लेकिन एक दिन अचानक आसमान से एक लाइटनिंग बोल्ट सीधा उस पर गिरता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, वो मरता नहीं है, बल्कि उसी पल एक अजीब सा सोल उसके सामने प्रकट होता है और उसका बॉडी हाईजैक करने की कोशिश करता है। लेकिन एमसी कोई आम इंसान नहीं था। उसने तुरंत अपना माना एक्टिवेट किया और खुद को डिफेंड किया। फिर भी पूरी तरह बच नहीं पाया। उस स्पिरिट का एक हिस्सा उसके अंदर मर्ज हो गया और उसी सेकंड उसके दिमाग में किसी और की मेमोरीज फ्लड की तरह घुस गईं। उसकी आंखों के सामने अजीब टेक्स्ट्स फ्लोट होने लगे, जैसे कोई सिस्टम मैसेज या प्रोफेसी। उन टेक्स्ट में लिखा था कि 72 डेमन्स ऑफ सोलोमन फिर से समन होंगे और पूरी अर्थ को केओस में डुबो देंगे। दुनिया डिस्ट्रॉय होने वाली थी। लेकिन सबसे डरावनी बात क्या थी? उसमें लिखा था कि एमसी फर्नन पेलेनबर्ग अपनी फैमिली से किकआउट होकर एक गरीब भिखारी बन जाएगा। आयरॉनिकली, दुनिया खत्म होने से ज़्यादा उसे इस बात ने ट्रिगर किया कि वो गरीब बनने वाला है। तब से क्लास के दौरान भी एमसी सिर्फ एक ही चीज़ सोचता रहा, उसे फ्यूचर कैसे दिख रहा है। उस फ्यूचर में एक लड़का आर्मेनियन ब्लड लाइन का डिसेंडेंट डेमन्स को डिफीट करेगा और वर्ल्ड को सेव करेगा। लेकिन उसी फ्यूचर में एमसी पूरी तरह ब्रोक हो जाएगा। टीचर ने उस स्पिरिट को पूरी तरह फिनिश कर दिया, लेकिन एमसी को अब भी समझ नहीं आया कि ये मेमोरीज उसे कैसे मिली। एक बात क्लियर थी, ये प्रोफेसी सिर्फ चांस नहीं थी, बल्कि कुछ ऐसा था जो दूर से अप्रोच कर रहा था। और अगर प्रोफेसी सच है तो उसे पहले से मूव करना होगा। इसी नॉलेज की वजह से एमसी ने फ्यूचर को प्रिडिक्ट करके और ज़्यादा मनी कमाना शुरू किया। लेकिन उसे एक और चीज़ वेरीफाई करनी थी। क्या सच में वो हीरो, आर्मीनियन डिसेंडेंट, जल्द ही एंटर करेगा? उसकी सेक्रेटरी ने पूछा कि क्लास कैसी थी। एमसी ने कैजुअली जवाब दिया और कॉफ़ी लेते हुए न्यूज़पेपर उठाया। तभी उसकी नज़र एक नाम पर पड़ी, आर्मियन, और वो शॉक्ड रह गया, क्योंकि वो इंपीरियल एकेडमी में एनरोल हो चुका था। एमसी बिना समय गवाए साउथ की तरफ निकल पड़ा। इंपीरियल एकेडमी, जो इंपीरियल सी के बीच बार्डियन आइलैंड पर बनी थी, एक मैजिकल टेरिटरी जिसके साउथ में एक खतरनाक मार्श एरिया था। प्रोफेसी में 3 बातें थीं जो उसके दिमाग में बार बार घूम रही थीं। पहली, वो खुद एक भिखारी बनेगा। दूसरी, 72 डेमन्स फिर से समन होंगे। तीसरी, आर्मीनियन डिसेंडेंट जो एम्पायर के फाउंडर केनिन्स आर्मीनियन का वंशज है, दुनिया को सेव करेगा। लेकिन ट्विस्ट ये है कि यही हीरो उसके भयानक फ्यूचर से डायरेक्टली कनेक्टेड था। एमसी पूरा प्रोफेसी बुक नहीं पढ़ पाया था, सिर्फ जनरल फ्लो समझ पाया था। उसमें लिखा था कि हीरो एक छिपे हुए डंजन में जाएगा जहां फर्स्ट एम्परर की स्पिरिट वाली तलवार छिपी है। एमसी सीधे उस मार्श में पहुंच गया। उसने देखा कि आर्मीनियन डिसेंडेंट, जिसे हम ए कहेंगे, एक हिडन डंजन ढूंढ रहा था। अचानक एमसी को पास में क्रिम्सन लिक्विड की स्मेल आई। ए शायद डंजन में किसी प्रेडेटर से भिड़ चुका था, एक क्रोकर जो मार्श का टफ प्रेडेटर था। एमसी ने सोचा, सब कुछ प्रोफेसी के मुताबिक ही हो रहा है। वो सामने आया और ए से बात की। ए ने पूछा, तुम मुझे कैसे जानते हो? एमसी ने खुद को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन कहा कि उसे सनबा कहे। ए ने उसे पहचान लिया, लेकिन उसकी टोन में कोई घमंड नहीं था। एमसी ने हाई ग्रेड पोशन उसकी तरफ फेंकी और कहा कि साल में सिर्फ एक बार क्रोकर की रिपोर्ट होती है, इसलिए वो अनलकी था। ए ने पैसे देने की बात की, लेकिन एमसी ने कहा, इसे इन्वेस्टमेंट समझो। तुम भले ही फॉलन फैमिली से हो, लेकिन तुम्हारी रगों में अभी भी इंपीरियल ब्लड है। हैरान था, क्योंकि अफवाहों के मुताबिक एमसी घमंडी था, लेकिन असल में वो अलग निकला। एमसी ने चेतावनी दी कि ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, अगर कोई और होता तो उसे एक्सपेल कर देता। बाहर से वो हेल्पफुल दिख रहा था, लेकिन अंदर से सोच रहा था, अगर ये प्रोफेसी सच है तो मुझे हर स्टेप मॉनिटर करना होगा। थोड़ी देर बाद एमसी ने अपनी प्रेजेंस पूरी तरह इरेज कर दी और ए का पीछा करते हुए डंजन तक पहुंच गया। और वहां पहुंचकर उसने देखा, वो सच में वही टेरिटरी थी जो प्रोफेसी में लिखी गई थी। अब सवाल ये है, क्या एमसी अपने फ्यूचर को बदल पाएगा या वो सच में एक दिन सब कुछ खोकर ब्रोक हो जाएगा? कहानी अभी बस शुरू हुई है। लेकिन अजीब बात यह थी कि डंजन के अंदर मैजिकल लैंप्स चल रहे थे, फिर भी एमसी को वहां बिल्कुल भी माना फील नहीं हो रहा था, जैसे आसपास की सारी एनर्जी को ही अब्सॉर्ब कर रहा हो। उसने सोचा, क्या ये सेमी परमानेंट लैंप्स हैं या कुछ और ही गेम चल रहा है? उसे याद आया कि प्रोफेसी में एक ही इमेज कुछ और थी, और अभी जो वो देख रहा था वो बिल्कुल अलग था।
मतलब क्या उसका फ्यूचर उस पर ट्रस्ट करने लायक भी है? प्रोफेसी में लिखा था कि ए डंजन में बुरी तरह इंजर्ड होकर एंटर करेगा। गिरने के शॉक से उसका बॉडी लगभग ब्रेक हो जाएगा। वो अपनी बची हुई सारी पोशंस ड्रिंक करेगा, फिर भी उसके घाव सिवियर होंगे। दर्द को रेजिस्ट करते हुए वो आगे बढ़ेगा और आखिर में एक ऑल्टर के सामने पहुंचेगा। ऑल्टर के एंड पर एक लंबी तलवार रखी होगी जो उसे अजीब तरह से कॉल करेगी। ए ने तलवार उठाई और उसी पल ब्रिलियंट रेडियंस ने पूरी गुफा को डार्कनेस से बाहर खींच लिया। एमसी ने सोचा कि वो रेडियंस वीक थी और जल्दी डिसअपियर हो गई, लेकिन उसने मैजिक के ट्रेसेस छोड़ दिए थे। आल्टर के बीच में एक मार्क था और ए पूरी तरह अनइंजर्ड डंजन को क्लियर कर चुका था। पूरी सिचुएशन चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, प्रोफेसी रियल है। और अगर प्रोफेसी रियल है तो उसका गरीब बनने वाला फ्यूचर भी रियल है। एमसी ने चिढ़कर कहा, ये तो बिल्कुल क्रैपी फ्यूचर है। वही एरी आर्मियन प्रोफेसी का हीरो था जो डेमन से वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करेगा और किसी तरह एमसी के डाउनफॉल का कारण बनेगा। लेकिन ए की पर्सनालिटी बिल्कुल अलग थी। वो ऑनर को मटेरियल चीज़ों से ज़्यादा वैल्यू देता था। अगर उससे केयरलेस तरीके से डील किया गया तो वो अनएक्सपेक्टेड फायर बन सकता था। एमसी ने सोचा इसे हैंडल करना आसान नहीं होगा। उसने अपने सर्वेंट हाइट से कहा कि अगर वो सही इन्वेस्टमेंट करे तो सामने खड़ा इंसान एक दिन बहुत ग्रो करेगा। क्या करना चाहिए? हाइट ने सीधा जवाब दिया, हिचकिचाइए मत। एमसी ने शिकायत की कि उनकी पर्सनैलिटी मैच नहीं करती। हाइट ने कूल तरीके से कहा, ड्यूक का कहना है कि पर्सनैलिटी भी मनी से अलाइन हो सकती है। एमसी को लगा डेमेंस, डिस्ट्रक्शन और पर्सनैलिटी क्लैश सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बहुत सारा मनी हो तो फर्क छोटा पड़ जाता है। उसे ए के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, इसीलिए वो अकेडमी पहुंच गया। अकेडमी में डॉर्मेटरी एंट्रेंस एग्जाम रैंक के हिसाब से मिलती थी। 1 से 10 लेबिडस एलीट, 11 से 30 एक्स्ट्राऑर्डिनरी और उससे नीचे डी डॉर्मेटरी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि आर्मियन डिसेंडेंट टॉप में नहीं बल्कि नीचे वाले डॉम में था। तलवार का ईगो तक इस पर चीख उठा। ये अनबिलीवेबल है। अगर करंट एम्परर को पता चलता तो शायद वो अपने टोम से रेज में उठ खड़ा होता। ए ने बस इतना पूछा, डेमन्स अचानक क्यों अपीयर होंगे? तलवार का ईगो बोला, जब तक कोई इंटरफेयर ना करे ये इम्पॉसिबल है। ए ने शांत स्वर में कहा, मैं अभी वीक हूं, मैं इसमें हेल्प नहीं कर सकता। तलवार चिल्लाई, मुझे यकीन नहीं। फिर उसने बताया कि फर्स्ट एम्परर ने इंपीरियल सक्सेशन सिस्टम बदल दिया था। आर्मियन फैमिली की ज़मीनें एम्पायर को डोनेट कर दी गईं। धीरे धीरे उनकी फॉर्च्यून और टेक्निक्स खत्म हो गईं। फिर भी एम्परर ने कहा था कि ए में टैलेंट है और उसे ग्लोरी रिस्टोर करनी होगी। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। एमसी आया था। ए ने दरवाज़ा खोला। एमसी ने पूछा, बिजी तो नहीं? ए ने कहा, अभी कुछ खास नहीं। एमसी ने कहा कि वो उसके साथ वॉक पर जाना चाहता है। यहाँ बहुत नॉइज़ है, किसी क्वाइट जगह चलते हैं। ए ने 10 मिनट मांगे तैयार होने के लिए। एमसी ने अंदर ही अंदर सोचा, मुझे 10 मिनट वेट करवा रहा है, लेकिन उसने मान लिया। बाहर इंतजार करते हुए तलवार का ईगो पूछने लगा, ये आदमी है कौन? फेलिनबर्ग फैमिली का एल्डेस्ट सन। तलवार ने ताना मारा, वो रिच फैमिली, पैसा कमाने में एक्सपर्ट। सोच रहा था, क्या वो पोषण के पैसे लेने आया है? थोड़ी देर बाद दोनों बाहर मिले। ए अपनी तलवार साथ लाया था। एमसी ने कहा कि उसकी कोई बैड इंटेंशन नहीं है और समझ गया कि नाइट्स अपने वेपन से दूर रहना पसंद नहीं करते। एमसी ने कैजुअली डिनर का इनविटेशन दिया, जो चाहो ऑर्डर करो। ए ने मना करने की कोशिश की क्योंकि वो एक्सपेंसिव लग रहा था, लेकिन एमसी ने इंसिस्ट किया, अगर ऑफर कर रहा हूं तो मना मत करो। आखिर ए मान गया। डिनर के दौरान एमसी ने उसे ऑब्जर्व किया। वो काइंड और इनोसेंट लग रहा था, लेकिन सवाल यही था, प्रोफेसी में उसने उसे कैसे डिसीव किया? एमसी ने पूछा, ग्रेजुएशन के बाद क्या प्लान है? आमतौर पर लोग एकेडमी में इन्फ्लुएंस बढ़ाने आते हैं, लेकिन आर्मियन फैमिली हमेशा अपनी स्ट्रेंथ डेवलप करती थी, सोशलाइज नहीं। ए ने सीधा जवाब दिया, मैं थक गया हूं जोक की तरह ट्रीट होकर। आर्मियन फैमिली अभी भी रॉयल ब्लड है, भले ही नाम के लिए। मैं अपने फैमिली का ऑनर रिस्टोर करूंगा। एमसी ने उसकी आंखों में एम्बिशन और डिटर्मिनेशन देखा। वो सिर्फ एक काइंड बच्चा नहीं था, बल्कि प्राउड वॉरियर था। एमसी को अब अंदाज़ा हो गया था कि वो कैसा इंसान है, लेकिन उसने सोचा, अभी स्पॉन्सर करना सही नहीं होगा। ये अपनी प्राइड के लिए अपनी लाइफ तक रिस्क कर देगा, लेकिन किसी के आगे हेड नहीं झुकाएगा। और यहीं से शुरू होती है असली गेम।
जहां एक इन्वेस्टमेंट पूरे फ्यूचर को बदल सकता है। एमसी ने तय कर लिया था कि उसकी पहली प्रायोरिटी होगी धीरे धीरे लॉयल्टी और ट्रस्ट बिल्ड करना। जल्दबाजी नहीं, सही समय आने तक इंतजार। और जब वो मोमेंट आएगा तब वो मौके को ऐसे सीज करेगा जैसे कोई फिश पकड़ ली हो, और जो कुछ भी चाहिए सब अपनी साइड खींच लेगा। उधर हाइड ने पूछा कि क्या उसने बर्व से मुलाकात की। एमसी ने बताया कि उसने सिर्फ लू को बुलाया था क्योंकि वे लोग लापरवाह थे। हाइड ने कहा कि उसे वापस भेज देना चाहिए था क्योंकि पता था कि उसका मास्टर लेट आएगा, फिर भी उसे वेट कराया। क्या वो जानबूझकर उसकी डिटर्मिनेशन क्रश करना चाहता है? एमसी ने शांत स्वर में कहा, उसे कंट्रोल करना आसान है, लेकिन बर्व फैमिली पर मैंने बहुत एफर्ट लगाया है, वो काम करेगा। तभी उसके सिर में हल्का दर्द उठा, जैसे प्रोफेसी का कोई हिस्सा फिर से एक्टिव हो रहा हो। उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी, इनकम्पेरेबल ब्लॉन्ड हेयर, हाथ में नोबल स्वॉर्ड। प्रोफेसी में लिखा था कि ए उसे तलवार डांस करते देखेगा और उस पल सोचेगा कि चाहे उसके विंग्स टूट जाएं, वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। और ट्विस्ट ये है कि जो लोग उस लड़की को चोट पहुंचाएंगे वो होंगे फेलनबर्ग फैमिली। एमसी के दिमाग में क्लिक हुआ, तो यही कारण है कि फ्यूचर में ए मुझसे हेट करेगा। उसने अंदर ही अंदर सिचुएशन को कोसा। वो लड़की थी लुइना बर्व। बर्व फैमिली एम्पायर के नॉर्थ की गार्डियन 7 प्रिंस इलेक्टर्स में से एक। लेकिन मॉन्स्टर वेव्स ने उनकी फोर्ट्रेस और ग्लोरी को लगभग डिलीट कर दिया था। उन्हें मनी चाहिए थी वापसी के लिए, और इसी मौके पर फेलनबर्ग फैमिली एमसी के पिता ने हाथ बढ़ाया। फेलनबर्ग की मैजिक एक्सीलेंट थी, लेकिन उनकी फेंसिंग वीक। बर्व की स्वॉर्डमैनशिप स्ट्रांग थी। दोनों का जंक्शन परफेक्ट मौका था। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट, लुइना ही प्रोफेसी में ए की लव बनने वाली थी। एमसी ने सोचा, ये हराम वर्ल्ड सेव भी करेगा और लव भी ले जाएगा। अगर लुइना ए से जुड़ी है तो एमसी को ये सुनिश्चित करना होगा कि वो उससे नफरत ना करे। वो आगे बढ़ा और कल के लिए माफी मांगी, बोला कि वो जानबूझकर नहीं गया था। लुइना ने ठंडे स्वर में कहा, हमेशा वही लोग सफ़र करते हैं जो कमज़ोर होते हैं। एमसी ने तुरंत डिफेंड किया। फिर उसने असली बात छेड़ी, मैजिक डिपार्टमेंट और नाइट्स के बीच जंक्शन पार्टनरशिप। लुइना ने बात पूरी होने से पहले ही मना कर दिया। पूछा, मैं तुम्हारी पार्टनर क्यों बनूं? तुम 10th रैंक हो, मेरे पास बेटर ऑप्शंस हैं। एमसी मुस्कुराया। अगर तुम 3 साल पार्टनरशिप मेंटेन करोगी तो मैं तुम्हारे सारे अक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट बढ़ा दूंगा। बस कंडीशन ये है कि तुम मुझे स्पॉन्सर एक्सेप्ट करोगी। लुइना चौंक गई। नॉर्मली नोबल्स दूसरे नोबल्स को स्पॉन्सर नहीं करते। एमसी ने समझाया, ज़्यादातर मनी मैं अपने फैमिली को भेजता हूँ। मैं खुद कॉमनर से भी बदतर रहता हूँ। तुम्हें स्पॉन्सर करना कोई स्पेशल फेवर नहीं, बस इन्वेस्टमेंट है। तुम टैलेंटेड हो। लुइना ऑनर और लॉयल्टी वैल्यू करती थी। एमसी ने हल्का सा प्राइड पर चोट की। नोबल स्टेटस से फैमिली इक्वल नहीं हो जाती। बर्व का ऑनर बड़ा है, लेकिन एंशिएंट रॉयल फैमिली से कंपेयर नहीं। ये सीधा ऑफेंस था, लेकिन एमसी जानता था अगर वो टैलेंट की सच्ची तारीफ करेगा तो वो मना नहीं करेगी। उसने कहा, मैंने तुम्हारा स्वॉर्ड डांस देखा। वो सुप्रीम, नोबल और लाइफ से भरा था। शब्द नहीं मिलते उसे डिस्क्राइब करने के लिए। वो लगातार कॉम्प्लीमेंट्स बुनता गया। लुइना एम्बैरस हो गई। बस करो। लेकिन एमसी रुका नहीं। आखिरकार उसने पार्टनरशिप एक्सेप्ट कर ली। उसके रूम में मेड ने स्पॉन्सरशिप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा। 3 साल क्लास पार्टनर और ज़्यादातर क्लॉज ग्रेजुएशन के बाद खत्म। कंडीशंस बहुत फेवरेबल थीं। मेड ने शक जताया, ये मनी ऑब्सेस्ड मेनिया कुछ प्लान कर रहा है। लुइना ने उसे रोका। वो अभी भी फेलनबर्ग का हेयर है। मेड बोली, ये हेयर तुम्हें सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा था। लुइना ने सिर हिलाया। मुझे वैसा फील नहीं हुआ, लेकिन सस्पिशियस है। फिर भी फैमिली के लिए मैं एंड्योर करूंगी। अगले दिन हाइड आया। यंग मास्टर ट्रेनिंग फील्ड में वेट कर रहे हैं। लुइना सोच में पड़ गई। अब क्या प्लान है? एमसी उधर खड़ा सोच रहा था। लुइना 2nd रैंक है। डिपार्टमेंट का बेस्ट है एलन डोनार्ड्स, जिसे उसने कभी डिफीट नहीं किया। लेकिन उसमें पोटेंशियल है कॉन्टिनेंट के टॉप 10 रॉयल नाइट्स में से एक बनने का। उसे जल्दी पता लगाना होगा, क्या उसके पास कोई हिडन ट्रिक्स हैं? लुइना ट्रेनिंग फील्ड पहुंची। क्या चल रहा है? तुमने बुलाया क्यों? एमसी ने कैजुअली कहा, बस ये दिखाना था कि मैं तुम्हारे मुकाबले बहुत पीछे नहीं हूं, ताकि तुम्हें ये पार्टनरशिप यूजलेस ना लगे। और यहीं से शुरू होने वाला था असली क्लैश। लुइना टॉप 10 में रैंक करती थी,
इसलिए वो मानती थी कि एमसी स्किल्ड है, लेकिन सेकंड और 10th रैंक के बीच अभी भी एक गहरा चाज़म था। एमसी ने शांत स्वर में कहा, मैं समझता हूं। लुईना बोली, अगर तुम साबित करना चाहते हो तो अटैक पहले तुम करो, मैं तुम्हें फर्स्ट मूव देती हूं। एमसी ने अपना स्टाफ निकाला, उसके ऊपर स्टोन मैजिक कंज्योर हुआ और पत्थर के फ्रैगमेंट्स बुलेट्स की तरह लुईना की तरफ लॉन्च हो गए। लेकिन उसने अपनी स्वॉर्ड ड्रॉ करते ही सबको बीच से स्लाइस कर दिया। वो सीधे मैच के पास चार्ज करने लगी, रास्ते में आने वाली हर चीज को कट करती हुई। एमसी ने तुरंत लाइटनिंग मैजिक क्रिएट किया। लुईना ने फिर से उसे स्लाइस कर दिया, लेकिन ट्विस्ट ये है कि एमसी असल में उसके पीछे पोजीशन ले चुका था। इस बार उसने लार्ज स्केल मैजिक तैयार किया जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को डोमिनेट कर दे। लुईना में महसूस किया कि ये नॉर्मल स्पेल नहीं था, इसमें हर तरह की मैजिक रीइंफोर्समेंट थी। ट्रेनिंग फील्ड का पूरा ग्राउंड तक लेविटेट करने लगा। वो खुद हवा में उड़ गई। उसने शॉक में पूछा, तुम एक साथ इतने हाई लेवल स्पेल्स कैसे कंज्योर कर रहे हो? तुम्हारे पास कितना माना है? उसे समझ आया, एमसी 10th रैंक वाला नहीं है। उसने उसे पूरी तरह अंडर एस्टिमेट किया था। वो लगभग हारने वाली थी। तभी उसने अपनी स्ट्रेंथ से एक्सट्रीम एनर्जी रिलीज की। एमसी इम्प्रेस होकर स्माइल करने लगा। फाइनल डुएल शुरू हुआ। मैजिक बनाम लुईना की एलिगेंट फेंसिंग। वो सीधे एमसी की ओर चार्ज हुई और अचानक एमसी का स्टाफ जमीन पर गिर गया। मैं सरेंडर करता हूं, उसने कहा। लुईना ने शक से पूछा, मजाक उड़ा रहे हो? एमसी बोला, नहीं, मेरा माना खत्म हो गया है। माना के बिना मैच नाइट को नहीं हरा सकता। लुईना ने महसूस किया वो सच बोल रहा है। उसका माना सच में ड्रेन हो चुका था और क्योंकि उसने सारे अटैक्स ब्लॉक किए थे, विक्ट्री उसकी थी। फिर भी उसके दिल में अजीब सा बैड फीलिंग क्यों आ रहा था? एमसी ने कहा, तुम्हारे लिए कुछ है। उसने उसे एक गिफ्ट दिया। सुना है तुम्हें चॉकलेट पसंद है। ये हमारी फैमिली के विस्की से बनी है, काफ़ी गुड है। अगर नहीं पसंद तो वर्ल्ड ट्री फ्राइड चॉकलेट भी है, या फ्रांसिया किंगडम की स्पेशलिटी क्रिकेनाइन चॉकलेट। लुईना ने आंखें सिकोड़ लीं। तुमने मेरा पास्ट चेक किया? एमसी हंसा। इतना टाइम नहीं है मेरे पास, बस टॉप 10 स्टूडेंट्स की बेसिक डिटेल्स देखी थीं। लुईना बोली, ड्यूअल जीतने पर चॉकलेट देना चाइल्डिश है। एमसी ने कंधे उचका दिए। फोर्स नहीं करूंगा। लेकिन उसने गिफ्ट ले लिया। फिर उसने रुकने को कहा। तुम्हारे पास इतना माना था कि तुम यूनिलैटरल अटैक कर सकते थे, फिर भी खुद को लिमिट तक क्यों धकेला? क्यों प्रिटेंड किया कि तुम सिर्फ टॉप 10 हो? एमसी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, एक मर्चेंट स्पॉटलाइट में नहीं चलता। बाद में कमरे में हाइड ने पूछा, आपने पूरा माना स्टोरेज और एम्पलीफायर ब्रेक कर दिया, क्या हुआ? एमसी ने कहा, मैंने लुईना से ड्यूल किया। वो स्ट्रांग है, लेकिन मैं प्रिपेयर्ड था। फिर भी सब ड्रेन हो गया, और उसका भी। हाइड चौंका। इतने प्रेशियस आइटम्स यूज किए, क्या वो सच में इतनी वर्थ है? एमसी ने शांत स्वर में कहा, ये फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट है। वो सोचने लगा, ए ने गलत जज नहीं किया था। उसकी फेंसिंग सच में एलिगेंट और सीक्रेट थी। उसमें टैलेंट है। लेकिन उसने कभी फर्स्ट प्लेस लेने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या उसका इक्विपमेंट लो लेवल था? हाइड ने पूछा, ड्यूक को क्या जवाब देंगे? बर्व की सीक्रेट फेंसिंग बहुत हाईली सॉट आफ्टर थी। एमसी थोड़ा टेंशन में आया। क्या पिता मुझे डिसऑन कर देंगे? हाइड बोला, नहीं, वो उससे पहले आपकी लाइफ ले लेंगे। एमसी ने कड़वी मुस्कान दी। वो अपने बेटे के साथ ऐसा नहीं करेंगे। उसने फैसला किया, पहले लेटर भेजेगा। लेकिन लेटर भेजते ही उसके दिमाग में इमेज आई, पिता पढ़ते ही कोलैप्स हो रहे हैं। वाइल्ड थॉट्स और एंग्जाइटी ने उसे घेर लिया। कुछ दिन बाद जवाब आया। इतनी जल्दी? एमसी ने कहा। हाइड बुदबुदाया। आखिर वो दिन आ गया। कोई अलग मैसेज? नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है ये मेरा आखिरी दिन है आपकी सर्विस में। एमसी ने सोचा, ये मेरी गलती नहीं है। अगर ए डीमन से कंसॉर्ट करने के क्राइम में एक्सपोज हुआ होता तो मैं रिजेक्ट हो जाता, लेकिन ये मामला अलग है। अब उसे खुद पिता से मिलना होगा। वो जानता था, अगर प्रोफेसी बुक का सच बता दिया तो पिता कहेंगे कि एक मर्चेंट इल्यूजन में घिर गया है और फैमिली बर्बाद करने चला है। उसे कुछ ऑफर करना होगा बर्व की लॉस को कंपनसेट करने के लिए। पिता ने उसे देखते ही कहा, तुम उम्मीद से ज़्यादा नॉर्मल दिख रहे हो। सोचा था ड्रग्स ले रहे हो या दिमाग खो दिया है, या वो डीमन जिसने फर्स्ट एम्परर को फिनिश किया था उसने तुम्हें टेक ओवर कर लिया है। बताओ क्या किया तुमने? एमसी ने सीधा कहा, मैंने बर्व में बेहतर इन्वेस्टमेंट किया है। पिता गरजे, सीक्रेट फेंसिंग से बेहतर क्या हो सकता है? एमसी ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, अभी नहीं बता सकता। फैमिली लीडर की आंखों में रेस चमक उठा। ये रिक्वेस्ट नहीं है,
तुम फैमिली की फॉर्च्यून डिलीट करने की कोशिश कर रहे हो। एमसी ने बिना झुके कहा, मुझे पता है, लेकिन मेरे थॉट्स नहीं बदले। अगर आप ट्रस्ट करते हैं तो मैं सीक्रेट फेंसिंग से बेहतर कुछ लेकर आऊंगा। पिता ने दोबारा पूछा, तुम्हारे कॉन्फिडेंस का सोर्स क्या है? एमसी ने दोहराया, मैं नहीं बता सकता। कमरे में साइलेंस छा गया। पिता ने कड़क आवाज में कहा, यह एब्सर्ड है। मैंने तुम्हें रेकलेस बनना नहीं सिखाया। ये कोई छोटा मामला नहीं है जो ऐसे ही रिजॉल्व हो जाए। और अब एमसी के सामने था सबसे खतरनाक ड्यूल, अपने ही पिता के साथ। पिता के सामने खड़े होकर फर्नन ने गहरी सांस ली। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, उसने शांत लेकिन ठोस स्वर में कहा। मैं भविष्यवाणी का जिक्र नहीं करना चाहता था, लेकिन अगर मैं पूरी जिम्मेदारी ले रहा हूं तो मुझे वो सब बताना होगा जो मुझे पता है। मेरे पास एक निजी इंटेलिजेंस ग्रुप भी है। एवॉन ने ठंडी निगाह से उसे देखा। मुझे उस पर शक है, फिर भी बोलो, क्या जानकारी है? फर्नन ने बिना हिचक जवाब दिया। एरीज पर्वतों के पूर्व में विस्काउंट डोनट्स के क्षेत्र में एक अनडिस्कवर्ड क्रिस्टल माइन है। पिता की भौहें सिकुड़ गईं। कभी नहीं सुना। तुम्हारा इंटेलिजेंस ग्रुप बच्चों का खेल तो नहीं? फर्नन ने शांत भाव से कहा। उसी ग्रुप की वजह से हमें पहले भी एक दुर्लभ सिक्का मिला था। ये माइन बर्फ की सारी हानि कवर कर सकती है और उसके बाद भी मुनाफा छोड़ेगी। ये सच में मनी माउंटेन है। उसने समझाया कि मैजिक स्टोन्स ऐसे खनिज होते हैं जिनमें माना भरा होता है और इसलिए वे अत्यधिक मूल्यवान हैं। उसने खुद माइन नहीं देखी थी, ना ही आकार का अंदाजा था, लेकिन मौजूदा हालात उनके पक्ष में थे। डोनार्ड शिपमेंट तूफान में फंस गई। उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। अगर हम अभी कदम उठाएं तो माइन पर हाथ रखा जा सकता है। पिता ने कुछ क्षण सोचा। अगर ये सच है तो तुम्हारी गलती को अनदेखा किया जा सकता है, लेकिन पहले सत्यापन होगा। तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, जरूरत पड़ी तो बुलाऊंगा। फर्नन ने समझ लिया। क्रोध पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, पर फिलहाल टल गया है। जब वो जाने लगा, एवॉन ने पुकारा, रुको, इतने दिन बाद आए हो, साथ में भोजन कर लेते हैं। दरवाजा बंद हुआ तो पिता ने अपने सचिव से कहा कि उन्हें निराशा हुई। ब्लैक टर्टल ने ये खोज क्यों नहीं की? सचिव ने माफी मांगी। तुम्हें क्या लगता है मेरा बेटा कैसा व्यापारी बनेगा? सम्मानित, सचिव ने उत्तर दिया। पिता की आंखों में हल्की जिज्ञासा थी, लेकिन उसने ये जानकारी कैसे पाई? उसकी स्क्वाड के बारे में धीरे धीरे पता लगाना होगा। शायद वे अयस्को में विशेषज्ञ हों। उन्होंने लुइना बर्फ के बारे में भी जांच करने को कहा। क्या ये सब किसी भावनात्मक कारण से तो नहीं? दूसरी ओर अकेडमी में फरनान ने लुइना से पूछा, आलिया ने कार्लोस डेनावे के साथ टीम क्यों बनाई? लुइना ने कंधे उचका दिए। पैसे के लिए, और जैसा उम्मीद था, कुछ बड़ा होने वाला है। फरनान हंसा। पैसे की बात हो तो मैं भी पीछे नहीं। लुइना उसकी मनी डेमन वाली छवि से प्रभावित नहीं हुई। फरनान ने मेज पर एक एलिक्सर और कूपन रखा। मैंड्रे रूट से बना है और ये मेरी कंपनी से हथियार खरीदने का कूपन। लुइना चौंकी। मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती। हमारे कॉन्ट्रैक्ट में स्पॉन्सरशिप का क्लॉज है, उसने सहजता से कहा। असल में ऐसा कोई क्लॉज नहीं था, लेकिन भविष्य में उसका एक फेवर लेना इस कीमत से सस्ता था। लुइना ने अनिच्छा से स्वीकार किया। मैं तुम्हें अपनी फेंसिंग चोरी नहीं करने दूंगी, उसने मन ही मन सोचा। फर्नन अपने कमरे में लौटा। एन एरियन आज के लेक्चर में जरूर होगा। उसने अपनी बाहें गर्म की। पहले वर्ष का ड्यूल अब शुरू होने वाला था। फ्रेंडली ड्यूल्स के लिए मशहूर ये स्तर हमेशा चर्चा में रहता था, और भविष्यवाणी के अनुसार जो भी तलवार का ईगो हासिल करेगा वही जीत की लकीर खींचते हुए एक दिन दुनिया को बचाने वाला नायक कहलाएगा। भीड़ के बीच एक शाही आभा लिए युवक पास आया। यहाँ फर्नन फेलनबर्ग को देखना दिलचस्प है, उसने कहा। फर्नन ने हल्की झुककर अभिवादन किया। महामहिम कैसे है? युवक मुस्कुराया। काफी समय हो गया, पर बताइए, आप यहाँ किसे देखने आए हैं? कोई नया छात्र ध्यान खींच रहा है? फर्नन ने सीधा पूछा। क्या आप एन आर्मियन को देखने आए हैं? स्वाभाविक है, युवक ने उत्तर दिया। पुरानी इंपीरियल फैमिली का सदस्य 100 साल बाद अकादमी में दाखिल हुआ है। जिज्ञासा तो होगी ही। फर्नन ने उसे पहचान लिया। ये था लुडकर, दूसरा राजकुमार। उनकी वंशावली और आर्मियन परिवार की जड़ें एक थीं, पर अब संबंध कड़वे हो चुके थे, और लुडकर अधिकार को सबसे ऊपर रखने वाला एन को कांटे की तरह देखता था। लुडकर ने आगे कहा, और एक और रोचक नाम है, वर्नन काउबुंडर। इस बार प्रवेश परीक्षा में दूसरा स्थान। लगता है कोई नायक का स्थान छीनने को तैयार है। फर्नन के मन में विचार कौन था? हर महाकाव्य नायक के सामने एक प्रतिद्वंद्वी खड़ा होता है। अगर एन भविष्यवाणी का नायक है तो वर्नन अगला विरोधी हो सकता है।
इंस्ट्रक्टर ने एन और एंटोडर्न को बुलाया। ड्यूल शुरू हुआ। एंटो, जो प्रवेश परीक्षा में 10वें स्थान पर था, लंबी चालों से आगे बढ़ा। एन 38वां स्थान ने पहला वार मुश्किल से रोका। एंटो ने तलवार में माना भरकर साफ कट मारने की कोशिश की, पर एन ने एरियल मूव से बचाव किया। लुडगर ने बुदबुदाया, 38वां रैंक 10वें को इतना मजबूर कर रहा है, दिलचस्प है। अचानक एन ने शांत होकर काउंटर किया। उसकी तलवार ने एंटो की शर्ट का कॉलर चीर दिया, सिर्फ एक सटीक वार से। भीड़ दंग रह गई। एंटो ने पूरी मैजिकल एनर्जी झोंक दी, पर एन की चालें अब स्थिर थीं। कुछ ही पलों में एंटो की तलवार दूर जा गिरे और वो जमीन पर था। विजेता एन और मियन। एन ने चमकती तलवार उठाई। सहपाठी चिल्लाए, वो सच में जीत गया था। फर्नन ने मन ही मन सोचा, भविष्यवाणी सही दिशा में है, उसे बस एन को बढ़ने में मदद करनी है और सही समय पर उसे अपना सहयोगी बनाना है। दूसरी कक्षा में फर्नन और लुइना की जोड़ी चर्चा का विषय थी। लोग बातें करेंगे, लुइना ने कहा। कुछ समय बाद रुक जाएंगे, फर्नन ने जवाब दिया। एलेक्सेर इस्तेमाल किया, नया इक्विपमेंट कैसा लगा? लुइना ने याद किया कि वो उसे पहनकर उत्साहित हुई थी। बुरा नहीं था, उसने अनिच्छा से स्वीकार किया। तभी कक्षा में 2 शिक्षक आए। मैं हूं प्रोफेसर रोजेलिया, मैजिक की प्रोफेसर, महिला ने कहा। और मैं हूं प्रोफेसर ग्रैड, दूसरे ने परिचय दिया। पहली गतिविधि एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। उन्हें नक्शे दिए गए जिनमें एक गंतव्य चिन्हित था। 3 घंटे में पहुंचना आदर्श, 4 घंटे की सीमा। कॉम्बैट और बोनस पॉइंट्स ग्रेड में जुड़ेंगे। कोई और प्रश्न ना होने पर सब मैदान की ओर बढ़े। चलते चलते लुइना और फर्नन का सामना जेन हू और नेड पार्लन से हुआ, टॉप 70 में आने वाले छात्र। क्या करें? लुइना ने पूछा। हम यहाँ लो रैंक लोगों से उलझने नहीं आए। फर्नन मुस्कुराया। आज फैसला तुम्हारा, मैं पूरी तरह फॉलो करूंगा। लुइना की आंखों में चमक आई। पहले बोनस पॉइंट सुरक्षित करते हैं। नेड ने धीरे से कहा, भागने का मौका है। पर लुइना पहले ही ग्रेसफुल छलांग लगा चुकी थी। कोई नहीं भागेगा, मुझे बोनस चाहिए। फर्नन ने उसकी चाल के साथ अपनी मैजिक सपोर्ट जोड़ी। वार और स्पेल एकदम तालमेल में। मैदान में रणनीति और शक्ति का असली खेल अब शुरू हो चुका था। लुइना और फर्नन ने जेनहू और नेड पालन को तेजी से परास्त कर दिया। जैसे ही वे गिरे, उनके पोस्टर मैप से गायब हो गए। फर्नन ने हल्के स्वर में कहा, मैप पर एक डिफेंसिव स्पेल था, असिस्टेंट्स ने लगाया था, एलिमिनेशन होते ही मार्क हट जाता है। ऊपर ऑब्जर्वेशन टावर में प्रोफेसर ग्रैड ने भौएं उठाईं। उम्मीद से जल्दी बाहर हो रहे हैं छात्र, प्रोफेसर रोजेलिया ने मुस्कुराकर कहा। और कोई भी मॉन्स्टर से नहीं हारा, सब आपस में टकरा रहे हैं, ये दिलचस्प है। ग्रैड ने पूछा, कोई जोड़ी है जिसे आप खास देखना चाहेंगी? रोजेलिया ने नाम गिनाए, लुडकर और एन, कार्लोस डेनिव और आलिया टॉटेगा। लेकिन सबसे रोचक जोड़ी है लुइना बर्व और फर्नन फेलिनबर्ग। फर्नन एक चट्टान पर खड़ा था। मार्क की गई जगह यही है, शायद पहाड़ी रेगिस्तान। लुइना ने चेतावनी दी, समय निकल रहा है। फर्नन नीचे कूद आया। उत्तर पश्चिम चलते हैं, और कुछ लोग भी आ रहे हैं। उसने अपने स्टाफ से एक विशाल पत्थर खड़ा कर दिया। तभी आवाज आई। आखिर मिल ही गए फर्नन फेलिनबर्ग। कार्लोस डेनिव सामने आया और पीछे से वार करने की कोशिश की। लुइना झुंझराई, पीछे से हमला? कार्लोस हंसा। रियल प्रैक्टिस है, शिक्षक ने कहा था, मौका मिले तो लो। और तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए था। लुइना की भौहें तन गईं। मैं किसी की नहीं हूं, फर्ना ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। हार की चुभन है बस, पर यह बचकाना है। कार्लोस ने दांत भींचे। चुप रहो। दोनों पक्ष समझते थे, मजबूत जोड़ी को पकड़ना ज्यादा पॉइंट्स देगा, इंतजार करना बेकार था। फर्ना ने शांत स्वर में कहा, मैं सपोर्ट करूंगा, तुम पूरी ताकत से जाओ। लुइना ने बिना देखे जवाब दिया, रास्ते में मत आना, हम कोई कोऑर्डिनेटेड टीम नहीं है। फर्नान मुस्कुराया, अलग अलग लड़ना बेकार है। उसने हवा में दर्जनों पत्थर उठा दिए। सब घूमते हुए कार्लोस और उसके साथी को घेरने लगे। मुझ पर भरोसा करो, उसने धीरे से कहा। रूम के अंदर रोसेलिया कैजुअली कमेंट करती है कि अब एक बिग फाइट शुरू होने वाली है, और वो भी माउंटेन के डेजर्टेड एरिया में। ग्रैड तुरंत पूछता है कि क्या उन्होंने पहले ही मॉन्स्टर्स को फिनिश कर दिया है। टीचर शांत आवाज में कहते हैं कि उस एरिया में मॉन्स्टर्स अपीयर ही नहीं होते, उन्हें ध्यान से देखना चाहिए। ग्रैड कहता है कि टीचर ने जिन 2 पेयर्स का जिक्र किया था वही होंगे, और ये परफेक्ट मौका है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि क्या वे सच में फर्न और फेलिनबर्ग की ट्रू एबिलिटीज देख पाएंगे। कॉम्बैट शुरू होते ही फर्नन अपनी मैजिक एक्टिवेट करता है।
सपोर्ट देता है ताकि लूनिया आगे बढ़ सके, और दूसरी तरफ से भी वही स्ट्रैटेजी चल रही होती है। लूनिया अचानक फील करती है कि उसका शरीर पहले से हल्का लग रहा है। वो सोचती है कि क्या ये फर्नन की सपोर्ट मैजिक है जो वो मूव करते हुए उस पर इन्वोक कर रहा है। तभी फर्नन विंक करता है और कहता है कि ये अमेजिंग है, जिससे लूनिया पूरी तरह इन्फ्यूरिएट हो जाती है। आलिया एक तेज स्लैश ट्राई करती है, लेकिन सामने वाली लड़की जंप मारकर डॉज कर लेती है। वो सोचती है कि डिस्ट्रैक्ट होने का टाइम नहीं है, पहले इस लड़की को एलिमिनेट करना होगा। दोनों के वेपन्स क्लैश होते हैं, स्पार्क्स निकलते हैं। लीना पूरी ताकत से उसे प्रेशर करने की कोशिश करती है। तभी कार्लोस एक लाइटनिंग स्पेल कास्ट करता है जो हवा को चीरते हुए उसकी तरफ आता है। लूना ये नोटिस कर लेती है और अपनी स्वॉर्ड को ऑरा से एनवेलप कर लेती है। अचानक उसका शरीर रुक जाता है। एलिया मुस्कुराकर कहती है, मैंने तुम्हें कैप्चर कर लिया। लेकिन लूना हंसते हुए कहती है कि ये कुछ नहीं है, अगर वो बस अपनी ऑरा रिलीज कर दे जब दुश्मन आगे बढ़े। तभी एक रॉक बीच में आकर वार को ब्लॉक कर देती है। कार्लोस हैरान होकर पूछता है कि अभी क्या हुआ। और तभी लुआ अचानक फर्नन के पास अपीयर हो जाती है, खुद सरप्राइज में। एमसी शांति से जवाब देता है कि ये उसकी फैमिली द्वारा हाल ही में डेवलप की गई मैजिक है, जिसमें समान वजन वाली चीजों की जगह एक्सचेंज की जाती है। लुआ शॉक होकर पूछती है कि उसे उसका वजन कैसे पता। एमसी कैजुअली बोलता है कि ये स्टूडेंट रिपोर्ट में लिखा था। आप विश्वास नहीं करेंगे, लुआ गुस्से में कहती है कि बाद में वो उस स्टूडेंट रिकॉर्ड को जला देगी। वो अगला ब्लो डॉज करते हुए कहती है कि रॉक भारी लग रही थी, लेकिन उतनी भी नहीं। बाद में वो इस मैजिक के बारे में और जानेगी। एमसी शिकायत करता है कि अगर वो सही तरह से पकड़कर स्मूथली मूव नहीं करेगी तो ये उसकी लाइफ ले सकता है। लूनिया बोलती है कि वो आलिया को हैंडल कर लेगी, इसीलिए उसे कार्लोस को ब्लॉक करने पर फोकस करना चाहिए। एमसी को कई बार जमीन पर रोल करना पड़ता है। तभी वो आसमान में एक मैजिक सर्कल देखता है। वो सोचता है कि कार्लोस अब तक अपनी स्पेशलिटी क्यों नहीं यूज कर रहा था। उसका सिग्नेचर मूव है समनिंग लाइटनिंग, एक मैसिव पिलर ऑफ लाइट जो एक साथ दर्जनों लाइटनिंग बोल्ट्स को गैदर करता है और किसी भी स्टूडेंट से कहीं ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। इसी वजह से वो खुद को बेस्ट मानता है। एमसी समझ जाता है कि उसे तुरंत रिसर्च करना होगा कि इसे कैसे ब्लॉक किया जाए। वो 2 छोटे बॉल्स निकालता है और कहता है कि अब देखेंगे ये कितना इफेक्टिव है। एमसी अपनी मैजिक एक्टिवेट कर मना गैदर करने लगता है। दूसरी तरफ कार्लोस पूरी तरह अपने मल्टीपल कॉन्सेंट्रेशन में फोकस्ड है। अगला ही पल विशाल लाइटनिंग ब्लास्ट सीधे एमसी की ओर ड्रॉ होकर हिट करता है। धमाका होता है, धुआं फैल जाता है। धीरे धीरे स्मोक डिसॉल्व होता है और वहां से एमसी मुस्कुराते हुए बाहर आता है। कार्लोस शॉक में पूछता है कि उसने वो ब्लो कैसे ब्लॉक किया। एमसी उन बॉल्स को उसकी तरफ फेंकते हुए कहता है कि ये एक डिवाइस है जो मना एब्जॉर्ब करके स्टोर करता है। उसने इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन किया है। हाँ, इसे बनाना एक्सपेंसिव है, लेकिन रिजल्ट इफेक्टिव है। अगर इसे और रिफाइन किया जाए तो ये मार्केट में प्रोडक्शन सक्सेस बन सकता है। कार्लोस गुस्से में चिल्लाता है कि आर्टिफैक्ट यूज करना कावर्डिस है। एमसी ठंडे लहजे में पूछता है कि कावर्डिस क्या होती है। यही तो रियल प्रैक्टिस है, जैसा टीचर ने कहा था। ये सुनकर लूना कार्लोस का ध्यान उसकी टीममेट की तरफ मोड़ देती है। एमसी ऑर्डर देता है, अब इसे फिनिश करो, और लड़की पूरी तैयारी के साथ अपना फाइनल कट लगाने के लिए आगे बढ़ती है। लूनिया अपनी ऑरा को फुल रिलीज करते हुए आलिया पर फाइनल कट लॉन्च करती है। दूर से लुडगर और उसका कुलीग पूरी फाइट ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। प्रिंस कमेंट करता है कि अब 4 में से सिर्फ 2 ही बचे हैं। एलन कहता है कि असिस्टेंट्स उसे उसकी डेस्टिनेशन तक भेज देंगे। स्टूडेंट्स में कोई भी ऐसा मैच नहीं था जो कार्लोस की लाइटनिंग मैजिक को ब्लॉक कर सके, लेकिन लुडगर शांत आवाज में कहता है कि फर्नन और बरीफ के पास काफ़ी पावर है और अब वो लड़का अपनी असली स्ट्रेंथ छुपाएगा नहीं। वो जानता है कि बरीफ ग्रेड्स को लेकर ऑब्सेस्ड है और अगर एमसी अपनी ट्रू एबिलिटीज़ यूज़ करता है तो उसका रैंक तुरंत इंक्रीज होगा। उसके आसपास लोग ऐसे हैं जो उसके रैंक गिरते ही उस पर जंप कर जाएंगे, इसीलिए वो उसे पोटेंशियल राइवल बनने नहीं दे सकता। जैसे उसने वादा किया था कि उसे सेफ्टी तक फॉलो करेगा, वैसे ही इस टेस्ट में भी अपना लेवल रेज करेगा। उससे पहले ही ये पैर एलिमिनेट हो चुकी थी। लूनिया, बरीफ और एमसी फेलनबर्ग को कैप्चर किया जाना चाहिए, लेकिन ट्विस्ट ये है कि वे इतने आसान नहीं है। दोनों अपनी इनविंसिबल स्ट्रेंथ से एक ट्रोल को बीच से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। लुआ कहती है कि वे अपनी डेस्टिनेशन के काफ़ी करीब हैं और मॉन्स्टर्स अपीयर हो रहे हैं, मतलब वे इस पॉइंट पर पहले पहुंचेंगे। लेकिन एमसी उसे इग्नोर करता हुआ ट्रोल की बॉडी एब्जॉर्ब करने लगता है। वो पूछती है कि क्या ये सच में ज़रूरी था। एमसी समझाता है कि ट्रोल का क्रिम्सन लिक्विड उसकी पोशंस के लिए की आइटम है। लड़की कहती है कि उसे पता है, लेकिन उसकी वेल्थ के सामने ये कुछ भी नहीं। इसी वजह से लोग उसे मेनियाक कहते हैं। एमसी हंसते हुए कहता है कि इसी वजह से तो वो उसे रिक्रूट कर पाया। लुआ कहती है मूव करते रहो,
अभी सिर्फ 8 पेयर्स बचे हैं। एमसी मजाक करता है कि वो पॉइंट्स में लॉस्ट हो गई है। अचानक लुआ सीरियस होकर कहती है कि उसके पास बेस्ट स्टूडेंट बनने की सॉलिड रीज़न है। वो उसे बुलाती है। एमसी कहता है कि उसने भी फील किया, कम से कम 20 लोग हैं और सब उनकी तरफ एम कर रहे हैं। पेयर्स तेज़ी से एडवांस करते हैं। एमसी और लूनिया अपनी फुल पावर से उनसे भिड़ जाते हैं। एलन फुल स्पीड से लूनिया की तरफ रश करता है। वो स्ट्राइक प्रिपेयर करता है और लूनिया उसे पहचान लेती है। दोनों अपने वेपन्स पूरी ताकत से क्लैश करते हैं। टकराव इतना जबरदस्त कि दोनों रिपेल हो जाते हैं। फिर दोबारा एनर्जी रिलीज करते हुए स्वॉर्ड्स भिड़ाते हैं। दूर खड़ा लुटकर लेविटेट करते हुए फायरबॉल गैदर करता है, लेकिन उसकी मैजिक इन्वोक होने से पहले ही एमसी की अर्थ पावर उसे रोक देती है। लुटकर एलन पर सपोर्ट मैजिक डालता है और खुद एमसी से भिड़ जाता है। दोनों की स्पेल्स टकराती हैं और एक मैसिव एक्सप्लोजन पूरा कॉम्बैट एरिया हिला देता है। लुटकर कहता है कि वो तो बस पीछे खड़े होकर वॉच करना चाहता था, लेकिन उन्होंने पलक झपकते ही उसके पीछे आने वालों का आधा हिस्सा एलिमिनेट कर दिया। अगर वो सच में ऐसा करने वाला था तो ये फनन जैसा नहीं लगता। एमसी जवाब देता है कि इस बार वो फर्स्ट प्लेस सिक्योर करना चाहता था। लुटकर कहता है कि ऐसा नहीं होगा। वो पीसफुल सेटलमेंट का प्रपोजल देता है। 1 घंटा भी नहीं बचा है। अगर अभी फाइट करेंगे तो कोई भी चेक नहीं कर पाएगा। क्यों ना वे और एलन फर्स्ट प्लेस ले ले? सेकंड आना सबके लिए विक्ट्री होगा। लूनिया तुरंत जवाब देती है कि वो फर्स्ट प्लेस गिव अप करने से बेहतर फाइट में हारना पसंद करेगी। एमसी भी अग्री करता है। लुटकर ठंडी मुस्कान के साथ कहता है, नेगोशिएशन फेल हो गई। वो फायर मैजिक अनलीश करता है, कहता है कि देखना चाहता है एमसी में क्या है। एमसी मुस्कुराते हुए कहता है कि वो भी उस मोमेंट का इंतजार कर रहा था। ये सुनकर प्रिंस शॉक हो जाता है। तभी नीचे से एक मैजिक सर्कल उन्हें एनवेलप कर लेता है। जमीन लेविटेट होने लगती है। एमसी की मैजिक इतनी पावरफुल कि पूरे लैंडस्केप को बदल देती है। लड़के चिल्लाते हैं, ये ट्रैप है, भागो। लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। पत्थर जुड़कर एलन और लुटकर को ट्रैप कर लेते हैं। अब वॉक करें? लूनिया इम्प्रेस होकर पूछती है कि ये ट्रिक पहले क्यों नहीं यूज़ की। दोनों डेसिग्नेटेड एरिया की तरफ बढ़ जाते हैं। टेस्ट खत्म होते ही ग्रैडसोक को कंग्रेचुलेट करता है और रैंक्स अनाउंस करता है। फर्स्ट प्लेस लूनिया बरीव और एमसी फेलनबर्ग। सेकंड प्लेस लुडगर श्वाबन और एलन डेनरिट्स। एमसी कहता है कम से कम वे पहुंच तो गए। लूनिया कहती है दोनों स्ट्रांग थे, एलन को हराना आसान नहीं था। ईमानदारी से उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वे टॉप पर होंगे। एमसी कहता है फर्स्ट प्लेस तो फर्स्ट प्लेस है, चाहे उन्होंने किसी को डायरेक्टली डिफीट किया हो या नहीं। लूनिया कहती है ये उसकी पहली बार थी और सच में इनक्रेडिबल था। ग्रैड कहता है, टेस्ट खत्म हुआ, अब सब अकेडमी लौटेंगे। पास रहना और अलग मत होना। रास्ते में लूनिया पूछती है कि क्या वो नए स्टूडेंट एरियन को जानता है। वो बताती है कि उसने उसे पिछली रात ट्रेनिंग करते देखा था। वो इंटरेस्टिंग था, बिल्कुल वैसे जैसे एमसी उसे सीक्रेटली स्वॉर्ड डांस करते हुए देखता था। ये सुनकर एमसी को अचानक हेडेक महसूस होता है। लूनिया पूछती है क्या हुआ। एमसी फील करता है कि एक और प्रोफेसी रिवील हो गई है। वो सोचता है क्या इस बार कहानी बदल गई है। अचानक एक आवाज़ चिल्लाती है, तुम क्या कर रही हो? लूना जवाब देती है कि इस बार वो उसकी नाइट नहीं बनी, लेकिन फाइट करना उसका डेस्टिनी है और उसका शील्ड बनना जो उसे प्रोटेक्ट करे। वो डीमन एंड्रोमिलियस की तरफ एडवांस करती है। एमसी सोचता है क्या ये फिर बदल रहा है। अगले पल लूनिया हॉस्पिटल में जागती है। कोई रोते हुए कहता है कि उसने उसे वहां लाया और वे लोग बरीव फैमिली को डाउन करना चाहते थे। सब फेलनबर्ग नाम के रिच किड्स की गलती है। एमसी अंदर ही अंदर रेत से भर जाता है। सोचता है उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की, लेकिन वो 1 सेकंड में रियलिटी में लौट आता है। लूना पूछती है क्या वो ठीक है। वो अचानक गिर पड़ा था, क्या वो बीमार है? एमसी कहता है वो बिल्कुल फाइन है। रोजालिया पूछती है क्या उसे इन्फॉर्मरी जाना चाहिए। ग्रैड कहता है वो उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग है। एमसी सोचता है कि एरियन ने उसी मोमेंट से उसे एनिमी की तरह देखना शुरू कर दिया था। लेकिन अचानक ये नई प्रोफेसी क्यों आई और फिर से सब कुछ लूनिया के बारे में क्यों है? एंड्रोमेलियस उन 72 डीमंस में से एक है जो भविष्य में दुनिया पर उतरेंगे। कैरेज में हाइड उसे कंग्रेचुलेट करता है, कहता है उसने सुना वो फर्स्ट प्लेस में था। एमसी कहता है उसने टन्स ऑफ एनर्जी यूज़ की। हाइड उसे स्लीप करने को कहता है, वो लैबर्डस पहुंचने पर जगा देगा। कैरेज आगे बढ़ती रहती है। एमसी एंड्रोमेलियस के बारे में सोचता है। 72वां डीमन, काले बाल, इंसान का रूप, दाहिने हाथ पर लिपटा सर्प। उसने जितना भी रिसर्च किया बस यही जानकारी मिली। उस युग में डीमंस का अस्तित्व मिस्टिकल था, क्योंकि उन्हें एम्परर ने पहले ही स्वीप कर दिया था।
वे दोबारा दुनिया के सामने नहीं आए। अगर जानकारी नहीं है तो ए संभाल लेगा, ये प्रॉब्लम नहीं। लेकिन लूनिया उस बैटल में सीरियसली इंजर्ड हुई थी। एमसी सोचता है क्या उसे सब बता देना चाहिए, क्या वो बिलीव करेगी? वो पहले भी कोशिश कर चुका है। लूनिया पूछती है क्या वो ठीक है? एमसी अचानक पूछता है क्या वो डीमंस में बिलीव करती है? वो हैरान होकर पूछती है ये टॉपिक क्यों? एमसी कहता है बस जवाब दो। लुआ कंफर्म करती है हाँ, क्योंकि ये उनकी हिस्ट्री का हिस्सा है और शायद आने वाला तूफान अभी शुरू ही हुआ है। लुआ कहती है कि उसने भी सुना है कि डीमंस आज तक इस लैंड में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन फिर वो मजाक में पूछती है क्या ट्रेनिंग के दौरान उसके सिर पर चोट लगी थी? एमसी अंदर ही अंदर सोचता है कि उसने उसे पूरा मैडमैन समझ लिया। काश वो किसी डीमन की ट्रेस को उसके हाथों से छुआ सके तो वो तुरंत कन्विंस हो जाएगी। वो याद करता है आज से ठीक 1 महीने बाद फर्स्ट ईयर नाइट क्लास ट्रेनिंग के दौरान एरियन वर्नन कैल्बर्टन को डिफीट करेगा जो सेकंड बेस्ट स्टूडेंट है, और उसके बाद कोई भी उसे फेस नहीं कर पाएगा। वर्नन की रेप्यूटेशन, ऑनर, यहाँ तक कि उसका सपोर्ट सिस्टम भी गिर जाएगा। आखिर में कैल्बर्टन एक डीमन द्वारा पजेस हो जाएगा और उसी मोमेंट पर एक डीमन पहली बार इनडायरेक्टली अपीयर करेगा। ट्विस्ट ये है कि अगर एमसी इस इंसिडेंट को सही तरीके से यूज करे तो लोगों को अपनी तरफ पर्सुएड करना आसान होगा। ये क्लियर एविडेंस बनेगा और उसी पर वो अपने बड़े प्लान्स की फाउंडेशन रख सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसे नहीं पता वर्नन कब और कैसे पजेस होगा। क्यों वो बाकी पार्ट्स नहीं देख पा रहा? ये अनिश्चितता उसे इरिटेट करती है। दूसरी तरफ एरियन न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। उसमें लिखा है कि सब कुछ फेलनबर्ग ने प्रेडिक्ट किया था। बरी फैमिली अभी भी मिलिट्री राइट्स के साथ प्रेस्टीजियस है। उसका ईगो बड़बड़ाता है कि ये सब उसकी वजह से है। फेलनबर्ग ने कुछ नहीं किया। दोनों फैमिलीज को कंपेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि सिर्फ बरीव ही उसके साथ खड़ी रही। लेकिन एरियन सोचता है कि इन दिनों लोग फेलनबर्ग को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। ईगो चिल्लाता है अगर वॉर के डैमेज न होते तो वो कभी उनसे एसोसिएट नहीं करता। लेकिन फिर याद आता है कि वो उनसे मनी मांग सकता है क्योंकि वो लड़का सच में काइंड था। उसे शक है कि फेलनबर्ग आर्मेनियन से कनेक्शन बनाना चाहता है। वे कभी ओपनली नहीं बताते कि चाहते क्या हैं और धीरे धीरे गार्ड डाउन करवाते हैं। एरियन सोचता है क्या एमसी अजीब वजह से उसके पास आया था? उसकी फैमिली तो रुइन हो चुकी है, फिर फायदा क्या? ईगो कहता है कि रीज़न मायने नहीं रखते। लेकिन एरियन को याद आता है पहली बार जब एमसी आया था उसने कुछ नहीं मांगा था। उसने बस एक पोशन दिया था जब वो मॉन्स्टर से हर्ट हुआ था। उसकी आंखों में कोई कैलकुलेशन नहीं थी, सिर्फ जेन्युइन कंसर्न था। मनी मांगना ऑनरलेस है और ट्रस्ट पैसे से नहीं खरीदी जाती। ईगो फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाता है पिछला एम्परर भी कहता था कि उसके पास ग्रेट फाइनेंशियल सपोर्ट है, लेकिन वो एक मील तक नहीं खरीद सका। फैलनबर्ग्स ऐसे नहीं जो प्योर काइंडनेस से कुछ ऑफर करें। उसे डॉमेट्री जाना चाहिए। वो मिलने पहुंचता है, लेकिन हाइड कहता है कि यंग मास्टर मर्चेंट गिल्ड संभालते हुए स्टडी भी करते हैं, बहुत बिजी हैं। एरियन कहता है वो विजिटर नहीं एरियन है। सेक्रेटरी कहती है बताया गया था पर वो बिजी हैं, बाद में आए। एरियन समझकर लौट जाता है। ईगो कहता है अगर वो वेट करता तो शायद मनी मिल जाती, लेकिन सुनबे बिजी था, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था। इधर एमसी सोचता है ये अनएक्सपेक्टेड था, बैट अभी पूरी तरह सीजन्ड नहीं हुआ। हाइड अंदर आता है, कहता है इंस्ट्रक्शन के मुताबिक एरियन को भेज दिया, लेकिन क्यों? एमसी जवाब देता है अभी उसका आना स्ट्रेंज था। उसका पर्पस वही है जो एरियन का भी होगा, लेकिन वो अभी ट्रस्ट नहीं करता। जब वो सच में ट्रस्ट करेगा खुद उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। हाइड पूछता है एक फॉलन फैमिली के डिसेंडेंट के लिए इतना क्यों? एमसी कहता है उसमें कई क्वालिटीज़ हैं, वो टैलेंट है जो फ्यूचर में बहुत हेल्पफुल होगा। हाइड पूछता है अगर आज उसे भेज दिया तो क्या वो खो नहीं जाएगा? एमसी मुस्कुराता है उसके पास ओपनिंग है, सबऑर्डिनेट फैमिलीज से सारे एलेक्सर्स कलेक्ट करो। हाइड कहता है ये बहुत एक्सपेंसिव है। एमसी कहता है वो उससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ देगा। ये मनी का सवाल नहीं, अगर वो ऐसा ना करे तो मतलब घर में पैसा कम है। कुछ देर बाद एरियन पूछता है क्या वो फेलनबर्ग फैमिली के बटलर से मिला? ईगो शिकायत करता है उसने माफ़ी मांगते हुए एक बॉक्स दिया, अंदर एक नोट था, ये एलेक्सर खास तुम्हारे लिए बना है, एक्सेप्ट करो। ईगो गुस्से में कहता है हर सेंटेंस के आखिर में सुनबे जोड़कर मजाक उड़ाता है, लेकिन एरियन जैसे ही एलेक्सर पहचानता है शॉक हो जाता है। ये होली बर्ड का हार्ट था, आर्मी और स्वॉर्ड्समैनशिप के लिए परफेक्ट, जो लाइट की पावर को भी विथस्टैंड कर सके। वो सोचता है एमसी सच में थॉटफुल था, उससे बाद में मिलना अच्छा रहेगा। वो खुद से कहता है विश्वास नहीं होता कोई उसे इतना लाइक कर सकता है। उसे और मेहनत करनी होगी,
ताकि वो अपने सुनबे की एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतर सके। कुछ दिन बाद एमसी रिजल्ट पूछता है। हाइड कहता है, एरियन ने विन कैलबेंडर को डिफीट कर दिया। उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप थोड़ी बेहतर थी, लेकिन आर्मियन की ऑरा ने उसकी स्किल को ओवरशैडो कर दिया। एमसी सोचता है, प्रोफेसी फिर से शुरू हो गई। क्या यह एलिक्सर की वजह से था? हाइड कहता है, थोड़ा असर तो था, लेकिन शायद वो बिना एलिक्सिर के भी जीत जाता। एमसी कहता है, ये कोई नहीं जान सकता। प्रोफेसी में लिखा है, एरियन विन को डिफीट करेगा, फिर वो डीमन द्वारा पजेस होगा। ये डीमन के एग्जिस्टेंस का परफेक्ट प्रूफ होगा। एमसी हाइड को ऑर्डर देता है, कुछ समय तक विन पर नजर रखो। वो किन जगहों पर जाता है, किन लोगों से मिलता है, क्या बातें करता है, सब कुछ जानना है। 2 हफ्ते बीत जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। कोई पोजेशन नहीं, कोई साइन नहीं। एमसी की आंखें संकरी हो जाती हैं। कुछ गलत है, कुछ बड़ा अभी हो रहा है, और वो सोचता है कहीं हाइड लेजी तो नहीं हो गया। प्रोफेसी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा डीमन से जुड़ा था। अगर ये पार्ट क्लियर हो जाए तभी एमसी डिसाइड करेगा कि उसे किस पर बिलीव करना चाहिए। प्रेडिक्शन के मुताबिक एरियन से डिफीट होने के बाद वोन अपनी फ्रस्ट्रेशन इकट्ठा करेगा और मिड ईयर एग्जाम में उसे फिर चैलेंज करेगा। उस फाइट का विनर पहले से डिसाइड होगा। अब एरियन लापरवाह नहीं रहेगा, क्योंकि वो पहले ही उसे फेस कर चुका है। पूर्व एम्परर का ईगो उसके अंदर है, इसीलिए उसके पास एडवांटेज ही एडवांटेज हैं। लेकिन एरियन को पता नहीं होगा कि उसी मोमेंट से डेमोनिक एनर्जी उसके शरीर और माइंड को सीप करना शुरू कर देगी। एमसी अचानक नींद से उठ बैठता है। क्या अभी मॉर्निंग है? लगता है आज वो गहरी नींद सोया। लेकिन अब तो वो सोते समय भी प्रोफेसी देख रहा है। उसे एग्जैक्ट मोमेंट दिखता है वून डीमन द्वारा पजेस होता है, ठीक एग्जाम में एरियन से हारने के बाद। और आज ही नाइट में टर्म एग्जाम का दिन है। उसका दिल अनजानी एंग्जाइटी से भर जाता है। हाइड कहता है, यंग मास्टर आज जल्दी उठ गए, पहले खाना खा लें। एमसी शांत स्वर में कहता है, ये परफेक्ट टाइम है इक्विपमेंट प्रिपेयर करने का। वो बताता है कि वो फर्स्ट ईयर एग्जाम ऑब्जर्व करेगा और उसे एस्कॉर्ट चाहिए। हाइड कहता है उसे ड्यूक ने बुलाया है, बाद में आएगा। एमसी हल्की मुस्कान के साथ कहता है वो किसी और को ले जाएगा। हाइड हैरान, उसके कोई फ्रेंड्स तो है नहीं। एमसी जवाब देता है, ये वो फ्रेंड है जिसे उसने मनी से खरीदा है। वो लूनिया के पास जाता है। वो कहती है वो टेस्ट के लिए बिजी है। एमसी कहता है, इसी वजह से चलना ज़रूरी है। अगर वो साथ आएगी तो ग्रेजुएशन के बाद कुछ महीनों तक उसका डेट बढ़ जाएगा। लूनिया एक पल सोचती है और मान जाती है। पूछती है जगह कहाँ है? एमसी बताता है, वही डेजर्टेड माउंटेन रीजन। वो शिकायत करती है, अब वहाँ एग्ज़ाम होते हैं, दूसरे ईयर के स्टूडेंट्स का जाना रूल वायलेशन है। एमसी शांत भाव से कहता है, मनी से परमिशन मिल सकती है। वो उसे बिना दिमाग वाला कहती है, लेकिन याद दिलाती है कि उन्हें लाने वाले प्रोफेसर ग्रैट थे। एमसी कहता है ग्रैट फ्लेक्सिबल है। लूनिया डॉम लौटने लगती है। एमसी चिल्लाता है, रूल ब्रेक करते पकड़े नहीं जाएंगे, वर्ड रखो। वो कहती है वो बस अपनी स्वॉर्ड भूल गई थी। एमसी कहता है जल्दी जाओ, वो इंतज़ार करेगा। वो इनविजिबिलिटी क्लोक ओढ़ लेता है और फुसफुसाता है, टीचर्स और असिस्टेंट्स को उसकी प्रेजेंस फील नहीं होनी चाहिए। ग्रैट को ब्राइब करना एक ऑप्शन है, लेकिन वो रिस्की है। लूनिया कहती है बिना जाने कुछ करना और भी बुरा है। एमसी मुस्कुराता है, वो अच्छी लड़की है, बस साथ चलती रहे। वो सोचता है एरियन फिलहाल 2nd प्लेस पर है, वॉन 3rd। क्या उनकी फाइट हो चुकी? वे प्रोफेसर के मैप के रास्ते चलते हैं। स्टूडेंट के पास प्रोफेसर का मैप होना रूल ब्रेक है। एमसी कहता है, चुपचाप फॉलो करो। तभी उसे कुछ अजीब फील होता है। दूर से एक चीख सुनाई देती है, फिर दोबारा। लूनिया कहती है, इतने फ्रेशमैन आसपास हैं, वो चेक करेगी। वो दौड़ पड़ती है। एमसी कहता है, अकेले जाना डेंजरस है, और उसके पीछे भागता है। उन्हें एक लड़का अनकॉन्शियस मिलता है। मॉन्स्टर अटैक हुआ था, लेकिन डिफेंसिव मैजिक की वजह से इंजरी नहीं है। लूनिया हैरान, इस एरा के मॉन्स्टर्स इतने फियर्स नहीं होते। एमसी के मन में अलार्म बजता है, ये पहले शुरू हो गया। वो वॉन की कंडीशन भी चेक नहीं कर पाया। अचानक सामने एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है। जमीन कांप उठती है। लूनिया मुड़ती है। एक ट्रोल उसकी तरफ चार्ज कर रहा है। वो तुरंत स्वॉर्ड से उसका आर्म डिस्कनेक्ट कर देती है, लेकिन ट्रोल गिरकर फिर उठ खड़ा होता है, जैसे उसे दर्द का एहसास ही नहीं। वो फिर अटैक करता है। पीछे से एक रॉक उसे हिट करती है। एमसी ने अर्थ मैजिक से स्टोन स्पाइक्स बनाकर उसकी बैक में लॉन्च किए हैं। लूनिया ट्री पर जंपकर वर्टिकली चिपक जाती है। ट्रोल का अगला स्ट्राइक डॉज करती है। जमीन पर उतरकर पूछती है, ये क्या है? एमसी गंभीर आवाज में कहता है, ये बर्सर्क है। इसे पेन फील नहीं होता। ये मॉन्स्टर अलग लेवल का है। इसे फिनिश करने का एक ही तरीका है,
हेड सेपरेट करना। लूनिया पूछती है, इसे बर्सर्क किसने बनाया? एमसी के दिमाग में सिर्फ एक शब्द गूंजता है, डीमन। इसी बीच एग्जाम एरिया में इंस्ट्रक्टर्स अनोमली संभाल रहे हैं। वॉन अपनी पूरी पावर से एरियन पर अटैक करता है। वो स्टाफ उठाकर कहता है, पहले इस बास्टर्ड को डील करेंगे। दूसरी तरफ मैप डिसइंटीग्रेट हो जाता है। वॉन जमीन पर गिरता है। वो फिर हार गया। एरियन मुड़कर जाने लगता है। वॉन उसे रोकने की कोशिश करता है। एरियन कहता है, मैच डिसाइड हो चुका है। डिफीट, ये शब्द वॉन के माइंड में गूंजता है। क्या उसने प्रिंस और फैमिली की एक्सपेक्टेशंस फेल कर दी? अगर सब गलत हुआ तो वो हेयर की पोजीशन खो देगा। वो मुट्ठी भींचता है। उसे एरियन को डिफीट करना ही होगा। वो उठकर पूरी ताकत से चार्ज करता है। एमसी दूर से ये सीन देखता है, चेहरे पर हल्की स्माइल। एरियन स्वॉर्ड मूवमेंट से उसे कट करता है। स्वॉर्ड का ईगो पूछता है, ऑनर से हार स्वीकारने की बजाय ऐसे क्यों अटैक किया? वो अपनी चिवैलरी खो चुका है, उसे फिनिश कर दो। लेकिन एरियन मना कर देता है। गार्डनर चिल्लाता है, ये वर्म है, नाइट्स का ऑनर स्टेन करेगा। एरियन कहता है, ये रियल फाइट नहीं थी, चलो यहां से। इधर एमसी और लूनिया आखिरकार बर्सर्क ट्रॉल को हेड सेपरेट कर फिनिश कर देते हैं। लूनिया हाफते हुए कहती है, एलिक्सर भूलो, ये हमारी फाइट नहीं है, निकलते हैं। एमसी की आंखों में अलग ही फोकस है। वो कहता है, वो डिसाइड नहीं कर सकता, उन्हें मॉन्स्टर्स की पूरी हॉट को क्रश करना होगा। लूनिया उसे पागल कहती है। एमसी शांत स्वर में कहता है, बर्सर्क को डिफीट करना उतना हार्ड नहीं जितना दिखता है, असली खतरा तो अभी शुरू हुआ है। लूनिया तुरंत सवाल करती है कि अगर उसे पहले से अंदाजा था तो उसने एस्कॉर्ट की बात क्यों की, लेकिन फर्नॉन साफ मना कर देता है। चाहे उसने कितनी भी प्लानिंग की हो, अब एलिक्सर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। लेकिन एमसी जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि वही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और ये बोलकर दूर भाग जाता है। ट्विस्ट ये है कि उसकी प्रायोरिटी कुछ और ही थी। दूसरी तरफ लूनिया उस जगह को देखकर पूछती है कि क्या यही कर्स्ड एलिक्सर की लोकेशन है। वर्नॉन सोचता है कि ए के साथ फाइट शायद पहले ही खत्म हो चुकी है। तभी लूनिया उसकी हालत नोटिस करती है, लेकिन एमसी उसे पास आने से मना कर देता है। वो फिर भी आगे बढ़ती है और कहती है कि ये कॉबवेब है और जानना चाहती है कि इसे किसने इस हालत में पहुंचाया। उसे लगता है कि वो फाइट के दौरान फेंट हो गया और वो उसकी हेल्प करना चाहती है। वो फर्नन से भी मदद मांगती है, लेकिन एमसी सख्ती से कहता है कि पीछे रहो। लड़की कहती है कि वो किसी को इस हालत में छोड़ नहीं सकती, उन्हें उसे सेफ जगह ले जाना चाहिए। तभी अचानक वॉन उठ खड़ा होता है। लूनिया को तुरंत एक अजीब सा फीलिंग होता है और वो इंस्टिंक्टिवली पीछे हट जाती है। वो कहती है कि ये ऑरा उसने पहले कभी नहीं देखा। क्या ये सच में वॉन कैलवेंडर है? फर्नन जवाब देता है कि ये डीमोनिक एनर्जी है। लड़की हैरान होकर पूछती है, डीमन? एमसी ठंडे लहजे में कहता है कि ये कमीना डीमन द्वारा पजेस्ड है। फर्नन को प्रोफेसी याद आती है। एक बार पजेस्ड होने के बाद वो जागते ही ए पर अटैक करेगा, लेकिन टारगेट जैसे बदल चुका था। लूनिया बार बार दोहराती है कि यहाँ डीमन अपीयर हुआ है और जानना चाहती है कि उसे ये कैसे पता। एमसी सोचता है कि उसकी आंखों के सामने वो सब कुछ खो चुका है। लड़की कहती है कि पहले कैलवेंडर को सबड्यू करना होगा। तभी एमसी उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, बस 10 मिनट वेट करो। वो मुड़ती है, लेकिन एमसी पीछे नहीं होता। अचानक वॉन उस पर झपटता है। लूनिया उसे डॉज करती है और उसे होश में लाने की कोशिश करती है। वॉन अपनी तलवार से डिमोनिक ऑरा से भरे स्लैश मारता है। लूनिया डिफेंड करते हुए प्रेशर में आ जाती है और महसूस करती है कि वो बेहद स्ट्रांग है। अगर ये चलता रहा तो वो लूज कर देगी। मजबूर होकर वो अपनी ऑरा रिलीज करती है और विन को पीछे धकेल देती है। डीमन जमीन पर गिरता है और लूनिया आगे बढ़कर उसके सीने पर नी स्ट्राइक मारती है। चिल्लाती है, वॉन वापस आओ, लेकिन डीमन सिर्फ कई बार चीखता है। फिर तलवार पकड़कर कट मारता है, जिसे लूनिया फिर से डॉज कर लेती है। डीमोनिक ऑरा फिर से उसके पूरे बॉडी को कवर कर लेती है। अब लूनिया भी अपनी तलवार ड्रॉ करती है, जो एनर्जी से घिरी हुई है। दोनों चार्ज करते हैं और जबरदस्त क्लैश होता है। ब्लो के एक्सचेंज से पूरा एरिया एक्सप्लोजन जैसी एनर्जी से भर जाता है। लूनिया पीछे हटती है, सोचती है कि डीमोनिक एनर्जी उसकी ऑरा को तेजी से ड्रेन कर रही है। अगर ऐसा चला तो उसकी ऑरा खत्म हो जाएगी, लेकिन कोई और रास्ता नहीं दिख रहा। तभी वो विन में कुछ नोटिस करती है। वो फर्नॉन को पुकारती है और वो चिल्लाता है, इधर आओ। वॉन अजीब सी गरज निकालता है, लेकिन लूनिया दौड़ते हुए उसके सिर पर कदम रखती है और आगे बढ़ जाती है। फर्नॉन कहता है, जल्दी करो, यही रास्ता है। लूनिया गुस्से में पूछती है कि अभी क्यों आया और क्यों भागा था। फर्नॉन कहता है कि वो डीमन था। लूनिया चिल्लाती है, तुम अपनी जान बचाने भागे और मुझे छोड़ दिया। लेकिन वो मना करता है
और बताता है कि उसने एक ट्रैप सेट किया था, क्योंकि वो इतना आसान दुश्मन नहीं है। उसी वक्त वॉन एक ऐसे स्थान पर कदम रखता है जो मना से भरा है। जमीन से पत्थर जबरदस्त स्पीड से ऊपर उठने लगते हैं। आसमान में एक मैजिक सर्कल बनता है और वॉन को हवा में ट्रैप कर देता है। फिर फायर मैजिक बार बार उसे टैप करने लगता है। लुनिया कहती है कि इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं थी, अगर कैलमबंडर की लाइफ चली गई तो। फर्नन कहता है ऐसा नहीं होगा, ध्यान से देखो। आयरॉनिकली ऐसा लग रहा था जैसे वे उसे और ज्यादा एंग्री बना रहे हों, क्योंकि वॉन और ज्यादा एनर्जी रिलीज करने लगता है। लुनिया कहती है कि उसने फाइट के दौरान कुछ नोटिस किया था, लेकिन फर्नन शिकायत करता है कि वो ये तरीका यूज नहीं करना चाहता था। वो एक मना क्रिस्टल निकालता है और एनर्जी कंजोर करने लगता है। फिर से फायर डीमन को घेर लेती है। आखिर में एक फ्लेमिंग पिलर उसे पूरी तरह कवर कर लेता है। इसके बाद विंड जोरदार ब्लास्ट के बाद जमीन पर गिर जाता है। फर्नन कहता है इट वर्कड, ऑपरेशन सक्सेस। लुनिया पूछती है कि इतने एक्सपेंसिव आइटम्स यूज करना क्या वेस्ट नहीं था।